हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी की बहुत ही धमाकेदार क्लास। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एकदम स्पष्टतम बता देना चाहता हूँ। क्लास 12 की जो बायोलॉजी है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जैसे 4 लेसन शुरुआत के आप देखेंगे तो वो जनन ही है। जैसे पुष्पिपात्मों में लैंगिक जनन, फिर मानव जनन, फिर जनन स्वास्थ्य। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग जो 4 लेसन है शुरुआत के, जिनमें से एक आपका कट गया है और 3 लेसन हमें यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें से 3 जनन ही है। जनन देखिए, कहने सुनने में बातें जो हैं कुछ आपको लग रहा होगा या 10th में आपने पढ़ा होगा, तो आप ये जरूर समझ पा रहे होंगे कि जनन की अवधारणा क्या है या फिर किन बातों को समझने से हम जनन को अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। देखिए, सबसे पहले पादप की बात करें। पादप क्या है, पौधे क्या हैं, मैं बहुत बेसिक से आपको अपने साथ जोड़ना चाहता हूं ताकि कहीं कोई कमी और ना रह जाए। आप लोग अच्छे नंबर लाएं, हमारी हमेशा से ही इच्छा रहती है और अभी भी यही इच्छा रहेगी। तो पादप, ठीक है, मैं बात करूं पादप की। देखो, 2 ही कैटेगरी बनाई गई। जैसे जब आप क्लास 11 पढ़े होंगे तो क्लास 11th में आपने जब जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ा होगा, जीव जगत का वर्गीकरण। देखिए, ये पहला ही लेसन है हमारा क्लास 11 बायोलॉजी का, जिसमें सबसे पहले जीव यानी हम किसे कहेंगे जीव। जीव कहने के लिए मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है कि जो जनन करें, श्वसन करें, पोषण करें, इन सारी 4-5 हैं, मैं आपको 3 ही बता रहा हूं मोस्टली। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ने से या फिर इन सारी चीज़ों या इन सारी प्रक्रियाओं को करने वाले को हम क्या कहते हैं, जीव। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं इनमें से अपनी बात अगर करूं तो श्वसन तो करता ही हूं, अपने शरीर की मैं ऊर्जा की पूर्ति के लिए मैं पोषण भी करता हूं, अपनी संतानोत्पत्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं जनन भी करता हूं। इसका मतलब मैं भी एक क्या हूं, जीव। अब मैं बात करूं, जीव तो हो गया, अब दूसरी बात आती है वर्गीकरण की। तो जो जीव का वर्गीकरण है 2 भागों में किया गया, एक पादप और दूसरा जंतु। पादप यानी कि पौधे, पादप यानी कि पौधे, और जंतु यानी कि एनिमल्स या जानवर, जिसमें हम सारी चीजें छोटी छोटे कीड़ों से लेकर और बहुत बड़े जिराफ तक सब जंतु की श्रेणी में आएंगे। छोटे छोटे शैवाल से लेकर और बहुत बड़े बड़े यूकेलिप्टस, बहुत लंबाई वाला पौधा, वो सब पादप की कैटेगरी में आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि पादप और जंतु 2 ही कैटेगरी बनाई गई। और उनमें से भी आज जो क्लास 12 की हमारी बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है, उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो यहां से आप ये बात समझ पाए होंगे कि पादप और जंतु का वर्गीकरण क्या है, या फिर इनका उद्भव क्या है, या फिर कैसे हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं या जान सकते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास कर रहा था अपने साथ। अब मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, तो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मैं पादप की बात करूं, पुष्पी पादप। देखिए, जो पौधे हैं उनमें भी 2 प्रकार के पौधे हैं। एक है अनावृत बीजी, मैं आगे आपको बताऊंगा, और दूसरा है आवृत बीजी। एक है अनावृत बीजी और दूसरा क्या है, आवृत बीजी। देखो, अनावृत बीजी और आवृत बीजी का मतलब क्या है। अनावृत बीजी का मतलब क्या हुआ कि जिनके बीज
जिनके बीज ढके ना हो, उन्हें अनावृत बीजी कहा जाएगा। ढके ना हो, और जिनके बीज ढके हों, जिनके बीज ढके हों उन्हें आवृत बीजी कहा जाएगा। अब देखिए, जो अनावृत बीजी है उसमें हमें दो एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए दे सकता हूं आपको। पहला हमारा है साइकस, और दूसरा हमारा है पाइनस। साइकस ही लिख देता हूं एक ही। अब ढकने का मतलब क्या है? इसे भैया मैं देखो, आप जो धान या चावल प्राप्त करते, चावल किसमें, धान प्राप्त होगा और धान से हमें चावल प्राप्त होगा, तो चावल के बाहर कोई कबर भी तो लगी होती है जो उसको चारों तरफ से घेर के रखती है। ठीक है, तो ये जो चावल है या फिर हम कह सकते हैं धान है, ये हमारा आवृत बीजी की श्रेणी में आ गया। गेहूं भी आप देखे होंगे कि इस तरीके से देखिए, कोई कवरिंग और यहां पर आपका गेहूं है, तो बाहर से किसी ना किसी कवर से या किसी न किसी लेयर से ढका हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं आवृत बीजी। और जिनके बीज के ऊपर कोई भी कवर या फिर ढकने वाला भाग नहीं पाया जाता, उन्हें क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का एग्जाम्पल हो गया साइकस, और आवृत बीजी का एग्जाम्पल हो गया धान। ठीक है, अब मैंने आपको बताया पादप और पादप की दो श्रेणियां। इसके बाद पुष्पी पादप किसे कहेंगे? देखो, जिनमें पुष्प लगते हों, जिनमें क्या लगते हों? पुष्प लगते हों, उन्हें क्या कहा जाएगा? पुष्पी पादप, जिनमें पुष्प लगते हों। अब बात आती है पुष्पी पादप, तो आप समझ गए होंगे, आप गेंदा, गुड़हल, गुलाब, बहुत सारा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। गुलाब, गुड़हल, गेंदा, हजारों फूल हैं, आपने बहुत सारे देखा होगा। तो ये हो गए पुष्पी पादप। अब बात आती है जनन की। जनन, एक बात बताओ, जनन की परिभाषा पृथ्वी पर अपनी संतति को बनाए रखने की प्रक्रिया, या अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? जनन। या दूसरी परिभाषा, अपने समान जीवधारियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन। गुलाब के बीज से जो पौधा निकलेगा वो गुलाब के जैसा ही होगा, गुड़हल के बीज से जो पौधा निकलेगा वो गुड़हल के जैसा ही होगा, और गेंदे के बीज से जो पौधा निकलेगा वो गेंदे के जैसा ही होगा। बंदर का बच्चा बंदर के जैसा होगा, इंसान का बच्चा इंसान के जैसा, कि इंसान का बच्चा बंदर के जैसा और बंदर का बच्चा इंसान के जैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जनन की परिभाषा ही यही है कि अपने समान जीवधारियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन। अब देखिए, उसमें भी हमको क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन। तो जनन के तीन प्रमुख भाग हैं, लैंगिक, दूसरा अलैंगिक, तीसरा हमारा है कायिक। कितने भाग है जनन के? तीन, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। उसमें भी हमको क्या पढ़ना है आज? जनन। और जनन में भी क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन। बाकी चीजें आगे आने पर मैं आपको बताऊंगा। लैंगिक जनन, जब दो विपरीत लिंग वाले जीव, जब दो विपरीत लिंग वाले जीव, और एक बात याद रखिएगा, जीव में पौधे भी आएंगे और प्राणी भी आएंगे, क्योंकि दोनों में कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो समान हैं, वो समान रूप से करते हैं। जब दो विपरीत लिंग वाले जीव अपने लैंगिक अंगों के द्वारा एक दूसरे के सह संबंध में आते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको पुष्प की संरचना समझा देता हूं ताकि आप समझ सकें आसानी से, वरना आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैं सबसे पहले आपको पुष्प की संरचना समझाता हूं।
देखिए ये हमारा है पुष्प। देख लो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यहां पर लिखा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सेक्शन किसका? फ्लावर का। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, देखिए सेक्शन जो है दो टाइप्स के हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल और एक है ट्रांसवर्स। दो टाइप के सेक्शन है, एक है लॉन्गिट्यूडनल और एक है ट्रांसवर्स। तो मतलब क्या है कि जब किसी फूल को इस तरीके से खड़ा काटा जाए, खड़ा खड़ा काटा जाए, तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाएगा। और जब किसी पुष्प को इस तरीके से काटा जाए, देखो इस तरीके से काटने में और इस तरीके से काटने में अंतर है। जब इस तरीके से काटेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा, और जब इस तरीके से काटेंगे तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब मैं एक एक चीजें पुष्प की आपको बताता हूं। देखिए इसको कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर यानी पुमंग। ये पुष्प का नर भाग है। कौन सा भाग है? नर भाग। ये हमारा है स्त्री केसर। ये पुष्प का मादा भाग है। अब देखो एक ही पुष्प में नर भाग और मादा भाग हैं, दोनों भाग अगर एक ही में हैं तो ये पुष्प हमारा, देखिए लिंग दो प्रकार के, एक लिंगी और दूसरा द्विलिंगी। तो जब किसी पुष्प में केवल नर या मादा, केवल या तो ये नर का सिंबल है और या ये मादा का सिंबल है, ये नर का सिंबल और ये मादा। तो जब किसी पुष्प में या तो नर भाग हो या तो मादा, दोनों में से कोई एक हो तो उसे एक लिंगी बोलेंगे। और जब दोनों, ये जब दोनों यानी पुष्प का नर भाग भी हो और पुष्प का मादा भाग भी हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी। और द्विलिंगी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये नर का है और ये मादा का सिंबल है और ये द्विलिंगी का सिंबल है। तो आप बताइए इस पुष्प के लिए मैं कौन सा सिंबल यूज कर सकता हूं? सर कहेंगे आप बिल्कुल यही यूज कर सकता हूं, द्विलिंगी, क्योंकि ये जो पुष्प है आपका क्या है? द्विलिंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं अंडाशय। इस तरीके से लिखना सही नहीं रहेगा, एक सेकंड रुकिए। वर्तिका अंडाशय, और ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? स्त्री केसर। क्या कहलाते हैं ये? स्त्री केसर। देखो इसको बोलते हैं तंतु, ये हमारा तंतु है, ये परागकोश, और ये दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? पुंकेसर। क्या कहलाते हैं? पुंकेसर। ये पुंकेसर है, ये क्या है आपका? स्त्री केसर। ठीक है, ये पुष्प का नर भाग है
और ये पुष्प का कौन सा भाग है? मादा भाग। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल। इसको बोलते हैं दल। ये हमारा है पुष्पासन। ये हमारा है बीजांड। ठीक है, अब आप 2 मिनट में इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर मैं चीजों को आपके सामने वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूं। तो अब आप देखिए, ये है एक पुष्प की संरचना, पुष्पी पादप जिसमें पुष्प लगते हैं, और ये है एक पुष्प की संरचना। लॉन्गिट्यूडनल मैंने बताया, जब इस तरीके से काटा जाए तो उसको लॉन्गिट्यूडनल, और जब इस तरीके से काटा जाए तो उसको ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। पुष्प की सारी संरचनाएं जिस पर टिकी होती हैं उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन। ठीक है, अब ये जो लंबी सी संरचना आपको दिखाई पड़े, ये वाली, ठीक है, ये आपका पुंकेसर यानी पुष्प का नर भाग कहलाता है, जिसमें ऊपर वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं परागकोश, और ये जो लंबा वाला भाग है इसको बोलते हैं तंतु। सबसे बाहरी संरचना पुष्प की जो है वो आपकी दल कहलाती है। आपने देखा होगा जब कली रहती है तो उसमें कुछ हरा हरा बाहर दिखता है, इसको हम दल बोलते हैं, बाह्य दल। ठीक है, ये कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करने के लिए होता है। और ये है दल अंदर जो कि कलर्ड होता है, सब पुष्प गुलाब में, गुड़हल में, गेंदा में अलग अलग कलर का होता है। इसका काम क्या है? मधुमक्खियों को आकर्षित करना, लेकिन होते हैं लोग आकर्षित इससे। ये वाला भाग हमारा जो पुष्प का है, जिसमें सबसे ऊपरी भाग हमारा वर्तिका कहलाता है, दूसरा वाला भाग हमारा वर्तिकाग्र, और जो सबसे लास्ट वाला भाग है उसे हम अंडाशय कहते हैं। ये तीनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? स्त्री केसर। और ये पुष्प का कौन सा भाग है? मादा भाग। ठीक है, और ये हमारा है बीजांड यानी कि बीज। आपने पुष्प की संरचना समझ ली, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। पुष्प की संरचना। ठीक है, देखिए, पुष्प यानी पादप जाति में आवृत बीजी, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, आवृत बीजी क्या होता है कि जिसके अंडाशय ढके हुए हों, जिसके अंडाशय क्या हो? ढके हुए। आवृत बीजी का मतलब जिनका अंडाशय ढका हुआ हो, उन्हें क्या बोलते हैं? आवृत बीजी पौधे विशिष्ट होते हैं। इन पौधों पर पुष्प लगते हैं, और जो आवृत बीजी हैं उन्हीं पर क्या पाए जाते हैं? पुष्प। अब आपने बहुत सारे ऐसे पुष्प आसपास आपके दिख जाएंगे पेड़ जिनमें फूल लगते हैं। आप आसानी से गुड़हल, गुलाब, गेंदा, गेहूं, धान सब में फूल लगता है। अब आप कहेंगे सर गेहूं और धान में कैसे फूल लगता है? अरे सर, परागण नहीं होगा तो बीज का निर्माण कैसे होगा? फसल कैसे प्राप्त होगी? निषेचन के पश्चात अंडाशय। निषेचन क्या है? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, जो कि मनुष्यों के लिए पराग कणों का वर्तिकाग्र पहुंचना। परागकण पुष्प का नर भाग और वर्तिकाग्र पुष्प का मादा भाग। जब परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे तो ये प्रक्रिया पौधों में क्या कहलाएगी? निषेचन। निषेचन के पश्चात अंडाशय। अंडाशय जिनमें बीज का विकास होता है, में फल। अंडाशय में फल, यदि वो फल वाला पौधा है तो फल बनेंगे। और बीजांडसन जो है उसमें किसका विकास होगा? बीज में। इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत बीजाणुभिद, स्पोरोफाइट्स। ये बीजाणुभिद क्या होता है भैया? देखो, जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो उससे पहले जो पराग कण बनते हैं उनके बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीजाणु जनन या फिर बीजाणु भिद, तथा बहुत ही कम विकसित युग्मकोद्भिद। जिस प्रकार मनुष्य में शुक्राणु विकसित होते हैं उसी प्रकार सभी पौधों में युग्मकोद्भिद का विकास होता है। और युग्मकोद्भिद भी आपके 2 प्रकार हैं, एक है नर युग्मकोद्भिद और एक क्या है हमारा? मादा युग्मकोद्भिद। ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के साथ रहती है या फिर बनी रहती है। ठीक है,
इनमें पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या हुआ कि अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, एक पीढ़ी जाएगी तो दूसरी पीढ़ी आएगी, कोई फूल बनेगा उससे, जो बीज निकलेंगे उससे फिर फूल। जैसे मेरे कहने का मतलब कोई पौधा है उसमें फूल लगा, फूल से फिर बीज का जन्म हुआ, बीज से फिर नया पौधा बनेगा और नया पौधे से फिर फूल उसमें लगेंगे, फिर वो जब फूल गिरेगा तो फिर उस बीज से पौधे ही बनेंगे। इसी को कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण। बीजाणुभुज एक द्विगुणित, द्विगुणित का मतलब क्या हुआ, दो कोशिकाएं की अवस्था होती है, जबकि युग्मकोद्भिद केवल अगुणित। युग्मकोद्भिद का मतलब क्या हो गया, ये पुष्प का नर भाग, मैंने बताया ना पुरुष में जिस प्रकार शुक्राणु विकसित होते हैं उसी प्रकार जो पौधे हैं यानी जो फूल हैं उनमें युग्मकोद्भिद का विकास होता है। और युग्मकोद्भिद दो प्रकार के हैं, एक नर युग्मकोद्भिद और एक मादा। ये एक अगुणित केवल एक सेल का बना होता है, नंबर ऑफ n सेल, और n प्लस n क्या हो जाएगा 2n अवस्था होती है। प्रोफेसर गोथे के अनुसार पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है जिसका कार्य प्रजनन, देखो जनन और प्रजनन दोनों एक ही चीज है, बस केवल शब्द बदल गए हैं। जनन का मतलब है भी है अपने समान जीवधारियों को उत्पन्न करना, और प्रजनन का भी कहीं ना कहीं वही अर्थ है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 चक्र पाए जाते हैं। पूर्ण पुष्प का मतलब क्या हुआ, जिसमें ये 4 चक्र हो। अब वो कौन से 4 चक्र हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका है वाह्य दलपुंज। मैं एक छोटा सा फूल इधर बना देता हूं यार। ये मैंने एक छोटा सा पुष्प आपके लिए बना दिया। ठीक है, ये छोटा सा फूल है जो मैंने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बनाया। अब देखो सबसे बाहर आपका क्या है, वाह्य दल। ये जो सबसे बाहर है, जो हमारा ग्रीन कलर का दिख रहा है, जो कली अवस्था में पुष्प की क्या करता है, रक्षा करता है। आप गुलाब खरीदने जाएं, अगर गुलाब की कली खरीदेंगे तो देखेंगे उसके ऊपर हरा हरा कुछ लगा रहता है जो कि उस लाल कलर को कवर करके रखता है, वो हमारा वाह्य दल कहलाता है। प्रथम चक्र है जो वाह्य दल से मिलकर बना होता है। दूसरा है दलपुंज। दलपुंज क्या होता है, देखो जब उस हरे कलर को आप हटाओगे तो आपको कुछ रेड रेड दिखेगा, और वो रेड वाला भाग क्या कहलाता है, दलपुंज। दलपुंज क्या है, या दूसरा चक्र है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। एक नहीं कई सारे, गुलाब में कई सारी पत्तियां होंगी, यदि आप देखते होंगे ध्यान से, तो अगर कली खरीद के लाएं तो उसके ऊपर हरा हरा आपका वाह्य दल हो गया। उसके बाद जब आप उसको ओपन करोगे तो उसमें रेड कलर की कई सारी पत्तियां मिलेंगी, उनको हम बोलते हैं दलपुंज। फिर पुमंग, पुमंग यानी पुष्प का नर भाग, ये वाला, ये पुमंग है। और पुष्प का कौन सा भाग है, नर वाला भाग। पुष्प का कौन सा भाग, नर वाला भाग। यह तीसरा चक्र है, यह नर जनन अंग है, और प्रत्येक पुमंग को पुंकेसर कहा जाता है, पुंकेसर। जायांग, यह चक्र चौथा चक्र है, यह मादा। जायांग का मतलब क्या हुआ, ये वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये तीनों संरचनाएं सम्मिलित रूप से मादा भाग हैं, और इनको हम क्या बोलेंगे, जायांग। ठीक है, देखो भैया जैसे हमने नर वाले को पुमंग बोल सकते हैं, वैसे ही मादा वाले को क्या बोल सकते हैं, जायांग। या एक से अधिक अंडप या स्त्री केसर से बना होता है, स्त्री केसर भी कहते हैं, मतलब चाहे आप स्त्री वाला भाग कहो, चाहे जायांग कहो, कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। समझ पा रहे हैं मेरी बात। वैसे आज बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन क्लास थी, बट मैंने सोचा कि आपका सिलेबस काफ़ी पीछे जा रहा है, और अगर यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि आपकी बेहतर तैयारी चलती रहे। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास में भी पढ़ाना उचित समझा। वाह्य दल व दलपुंज को सहायक चक्र कहा जाता है। वाह्य दल और दलपुंज आप समझ चुके होंगे कि वाह्य दल क्या है। सबसे बाहर वाला भाग जो ग्रीन दिखता है वो वाह्य दल,
और उसके अंदर वाला भाग जो कि रेड, ब्लू, ब्लैक जो भी कलर हो, वो सहायक चक्र होते हैं, क्योंकि ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते, इनका जनन क्रिया में कोई योगदान नहीं है। जनन क्रिया में सिर्फ दो का योगदान है, एक पुमंग का और एक जायांग का, क्योंकि पुमंग नर भाग और जायांग मादा भाग को आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। समझ गए मेरी बात? ये तो मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी। फिर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधे जिन पे पुष्प लगते हैं, लैंगिक जनन मतलब दो विपरीत लिंग वाले जीव अपने लैंगिक अंगों के द्वारा एक दूसरे के संबंध में संपर्क में आते हैं, जैसे पुरुष स्त्री दो विपरीत लिंग वाले हैं। पुष्प का नर भाग और मादा भाग, दो विपरीत लिंग है, नर और मादा एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तो वो जनन कौन सा जनन कहलाएगा, लैंगिक। अब जनन अपने समान जीवधारियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन। आवृत बीजी पौधों में लैंगिक प्रजनन अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है। आवृत बीजी जिनका अंडा से ढका हुआ हो। भैया एक बात बताओ, धान, अब आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं पुनः बता देता हूँ, धान खेत से जब आता है तो धान पका के खाते हो कि चावल? चावल खाते हो ना, क्योंकि धान के ऊपर जो लगा होता है उसको आप हटा देते हो, यानी वो ढका हुआ है, बंद है, इसलिए उसको बोलेंगे आवृत बीजी, और जो ढका नहीं होगा उसे अनावृत बीजी। लैंगिक जनन अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है। पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में पुंकेसर, ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। तथा मादा जननांग के रूप में क्या पाया जाता है, जायांग, यानी नर वाले भाग को पुंकेसर कहेंगे और मादा वाले भाग को, इसे कहना तो इसको स्त्री केसर चाहिए था, जब पुंकेसर बोला तो स्त्री केसर, जब पुमंग बोला तो जायांग, लेकिन जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। देखो पुंकेसर पुमंग ये दोनों एक ही हैं, जायांग और स्त्री केसर ये भी दोनों एक ही हैं। पुंकेसर और जायांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के बाद, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब देखो भैया, विभाजन दो प्रकार का होता है, एक होता है सूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री। सूत्री विभाजन का मतलब क्या हुआ, जब कोई एक कोशिका विभाजित हो और दो कोशिकाएं बने तो वो आपका कहलाएगा सूत्री विभाजन, और जब एक कोशिका विभाजित हो दो कोशिकाएं बने और उन दो में भी विभाजन हो और एक से दो मतलब टोटल कितनी बन जाए, चार, वो आपका कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन। पराग कणों द्वारा महाबीजाणु, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे, पराग कण, क्योंकि पुंकेसर के दो भाग, देखो इधर बना दे रहा हूं आपके लिए, ये पुंकेसर और उसके दो, ये तंतु और ये परागकोश, और इसके अंदर क्या भरे हैं, पराग कण। गुलाब, गुड़हल, गेंदा के ऊपर जब कभी अब ऐसे हाथ रखेंगे या सरसों के ऊपर तो आपके हाथ में कुछ पाउडर जैसा लग जाता है किसी भी कलर का, वही आपका क्या है, पुंकेसर, यानी पराग, और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पराग कण। यो महाबीजाणु का निर्माण होता है। पराग कण से नर युग्मकोद्भिद, यानी पराग कण से नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा, और यो महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होगा, और ये नर और मादा मिलकर कौन सा जनन करेंगे, लैंगिक जनन। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मकोद्भिद से कौन सा युग्मक बनेगा, नर युग्मक, और मादा युग्मकोद्भिद से आपकी अंड कोशिका, यानी जिस प्रकार मनुष्यों में, स्त्रियों में अंडाणु से, अंडाशय से अंडाणु बनता है, उसी प्रकार पौधों में मादा युग्मकोद्भिद से अंड कोशिका बनती है। नर युग्मक व अंडक के संयुग्मन मिलने की प्रक्रिया युग्मनज देखो बनाती है। निषेचन क्या है, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, निषेचन। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। अब परागकण कौन सा भाग कहलाएंगे पुष्प के, नर। वर्तिकाग्र कौन सा भाग होगा, मादा। यानी जिस प्रकार मनुष्यों में शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं, उसी प्रकार पौधों में परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। वह प्रक्रिया मनुष्यों में भी निषेचन कहलाती है और पौधों में भी निषेचन कहलाती है। निषेचन के पश्चात युग्मनज, मैं बोलूं कि ये हमारा नंबर ऑफ एन सेल
और ये भी नंबर ऑफ एंसल। फिर क्या हो जाएगा 2n, इसी को हम क्या बोलते हैं युग्म नज। n नर की नंबर ऑफ एंसल का मतलब होगा एक कोशिका, और मादा की भी एक कोशिका जब मिलेंगी तो 2n कोशिकाएं बनेंगी, यानी दो कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं युग्म नज, और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जाइगोट। कंफ्यूज मत होइएगा। युग्मनज बीजांड को बीज कहते हैं, जिसके अंकुरण से नए बीजाणुभिद का विकास होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? देखो, पुष्प के नर भाग को पुमंग कहा जाता है, और इसकी जो इकाई है उसको पुंकेसर कहते हैं। बीजाणुपर्ण यानी माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन, अभी आपको समझाया मैंने अर्धसूत्री विभाजन, जब एक कोशिका से चार कोशिका, एक से दो और दो से चार, तो इस प्रकार का विभाजन क्या कहलाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकण बनते हैं अथवा लघु बीजाणु उत्पन्न होता है। साधारणतया प्रत्येक पुंकेसर में एक बीजाणु युक्त भाग पराग कोश तथा एक लंबा पतला वृत्त होता है। मैं बना के दिखाऊं आपको, यार कहाँ बनाऊं, दिक्कत सबसे बड़ी ये है। चलो अगले पेज पे बनाऊंगा। पराग कोश प्रायः दो पालियों में बटा होता है। मैं यहां बना ही देता हूं, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। ये आपका पुंकेसर, आज जाके फूल उठा के जरूर देखिएगा। अब ये भाग आपका तंतु कहलाता है, और ये कहलाता है पराग कोश, जिसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं पराग कण। ठीक है, एक लंबा पतला वृत्त, यही है लंबा पतला वृत्त, तंतु जिसे फिलामेंट कहते हैं। ये वाला भाग पराग कोश कहलाता है। पराग कोश में दो पालियां होती हैं। कितनी पालियां होती हैं? दो। देखो मैं बना रहा हूं, ये कितनी पालियां हैं? एक ये और एक ये, दो पालियां होती हैं। एक महीन संयोजी द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। यहां पर ये जो भाग है, ये महीन संयोजी जिसके द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। संयोजी में समान बंडल होता है। दो पालियों युक्त परागकोश को द्विपरागकोष्ठी, इसको क्या बोलेंगे द्विपरागकोष्ठी, क्योंकि दो पालियां हैं, परागकोश कहते हैं। प्रत्येक परागकोश पाली में प्रायः दो पराग प्रकोष्ठ होता है, जिन्हें परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। मैं इसको ऐसे काट रहा हूं, ऐसे देखो, अगर ऐसा काटेंगे तो इस तरीके से मिलेगा हमें। ठीक, और इसमें क्या पाए जाएंगे आपके पराग कण। एनसीईआरटी उठा के देख लीजिएगा भैया। ठीक है, तो ये आपके पराग कोश हैं, जिसमें परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में चार लघु बीजाणुधानियां होती है। देखो दो आगे बना दिए मैंने, और दो इसके जस्ट पीछे बना दूंगा। ये दो आगे और दो कहां है? जस्ट पीछे। तो टोटल कितनी हो गई भैया? चार। ये नीचे आपका फिलामेंट है, मैंने इसको इस तरीके से काटा है, आपको बता रखा है। परंतु मालवेसी कुल के पौधों में, जैसे गुड़हल, आगे देखूं कुछ छोटा तो नहीं है, नहीं छोटा नहीं है। परंतु मालवेसी कुल क्या, देखिए जैसे हमारा कुल और वंश है, उस प्रकार से पौधों का भी कुल और वंश है। परंतु मालवेसी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं? जैसे गुड़हल हो गया आपका, दूसरा हो गया कपास। परागकोश में केवल एक ही पाली पाई जाती है, मतलब केवल इस प्रकार का होगा। ये इसमें दो पालियां नहीं पाई जाएंगी। क्या नहीं पाई जाएंगी? दो पालियां। आदि के परागकोश में केवल एक ही पाली पाई जाती है।
जिसे एक कोष्ठकीय परागकोश, जिसमें एक कोष्ठक होगा उसे द्विव एक कोष्ठीय, और जिसमें दो कोष्ठीय होगा उसे क्या बोलेंगे, द्विव कोष्ठीय। जैसे ये आपका क्या है, द्विव कोष्ठीय, और ये क्या है, एक कोष्ठीय। तो द्विव कोष्ठक जिसमें दो कोष्ठक पाए जाएंगे उसे द्विव कोष्ठीय, और जिसमें एक पाए जाएंगे उसे एक कोष्ठीय। इनमें दो लघु बीजाणुधानियां, जब भैया सीधी सी बात है कि जब एक ही होंगे तो लघु बीजाणुधानी तो दो होनी चाहिए, क्योंकि दो में कितनी थी, 4। लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकोश, अंदर परागकण है, ये परागकण है, ये परागकण देखिए भरे रहते हैं। परागकण अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब क्या हो गया, केवल नंबर ऑफ एन सेल, एक कोशिका, क्योंकि इसका निर्माण परागमात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन बता के रखा भैया, अर्धसूत्री 1 से 2 बने और 2 से 4। अगुणित का मतलब केवल एक कोशिका, नंबर ऑफ एन सेल। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, एकदम मजे में ले रहे हैं। ठीक है भैया, आप ही के लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसलिए आप एकदम आसानी से पढ़िए। देखो ये आपका है तंतु, ये परागकोश, ये परागकोश, और परागकोश के अंदर क्या मिलेंगे, परागकण। ये परागकण है आपका। ये 4 पालियां, देखो ध्यान से, दो ये हो गई और दो ये हो गई, और इसमें आपके क्या भरे हैं, पराग कण भरे हुए हैं। ठीक है, ये भी 4 भागों का बटा है, तो इससे परागकोश कहा जाता है। ये आपका एंथर यानी पुंकेसर। ठीक है, ये आपका एक पुंकेसर का स्ट्रक्चर था, यानी पुष्प के नर भाग का। कौन सा भाग, नर भाग। ठीक है, ये पुष्प का नर भाग है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।